एवरीवन, मैं अंकिता एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों, तमाम हमारे फॉलोअर्स का हमारे इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक बार फिर हम एक नए विषय के साथ हाजिर हुए हैं और आज का जो विषय है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। मायने इसलिए रखता है क्योंकि इस विषय को लेकर अक्सर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग सलाह देते हैं, इसलिए इसको लेकर जो मिथ्स है और उससे जुड़े फैक्ट क्या है ये आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा विषय है फूड मिथ्स इन प्रेगनेंसी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो पूरे घर भर से तरह तरह के जो एडवाइस है वो मिलते हैं खान पान को लेके कि तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, ये क्यों खाना चाहिए। तो ये तमाम जो सवाल है वो घूमते रहते हैं और एक प्रेग्नेंट जो विमेन होती है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती है कि उनके लिए क्या सही है खाना और क्या सही नहीं है, किन चीजों को उन्हें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए और अवॉइड क्या क्या करना चाहिए। तो अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं और आपको भी तमाम तरह के एडवाइस मिल रहे हैं खान पान को लेकर और ये जो मिथ्स है इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खाना सही होता है प्रेगनेंसी में और जो सलाह दी जाती है कई चीजों को लेकर कि नहीं खाना चाहिए तो आखिर वो क्यों नहीं खाना चाहिए ये भी हम समझेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगी न्यूट्रिशनिस्ट दिशा, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि ये जो मिथ्स है उनसे जुड़े फैक्ट्स क्या क्या है। दिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस लाइव सेशन में। हाय, हेलो एवरीवन। तो दिशा, जिस तरह से आज हम बात करेंगे कि खान पान को लेकर खास तौर पर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी जो महिला है एक प्रेग्नेंट महिला को बहुत सलाह देती है कि ये खाओ, ये खाओ, ये नहीं खाओ। तो इन्हीं जो मिथ्स को है आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहली जो बात आती है कि प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि पाइनएप्पल या फिर पपाया, पपीता या अनानास जो है वो खाना सेफ नहीं होता है। तो आप इस बात से कितना ज्यादा इत्तेफाक रखती हैं? इट इज़ नॉट ट्रू कि हमें पपीता नहीं खाना चाहिए। एक इसके पीछे हमें एक प्रिकॉशन या फिर एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हम पपीता खा सकते हैं, बट वो पका हुआ होना चाहिए। हम राइप पपीता पपीता ले सकते हैं, बट अनराइप्ड और सेमी राइप पपीता हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। रीज़न बीइंग कि अनराइप पपीता में एक लेटेक्स इंग्रेडिएंट या केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टिल बर्थ होने के चांसेस रहते हैं, अर्ली बर्थ होने के चांसेस रहते हैं। तो एक प्रिकॉशन है, मतलब एक पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी बात कि हमें पपीता नहीं खाना चाहिए। बात इस तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि हमें कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, हम पका हुआ पपीता खा सकते हैं। जी, दिस और इज द पाइनएप्पल लेकर जो है कि पाइनएप्पल भी बीइंग अवॉइड करना चाहिए। पाइनएप्पल बेसिकली हम अवॉइड प्रेगनेंसी में इसलिए करते हैं क्योंकि पाइनएप्पल जो होता है वो एसिडिटी कॉज करता है। In pregnant women, already there is a constipation and acidity is going on. There is digestive issues to the pregnant ladies. That's why we say कि आप लोगों को पपीता या पाइनएप्पल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल से क्या होता है कि एसिडिटी लेवल बढ़ जाता है, इसलिए हम पाइनएप्पल अवॉइड करते हैं। और जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे खाद्य पदार्थ, जो फल होते हैं, उनमें जैसे ऑरेंज की बात की जाए या फिर अगर हम कर्ड को ले ले तो हम्म। इसे भी लेकर एक मिथ है कि ये भी खाना नहीं चाहिए बहुत अधिक गर्भावस्था के दौरान। तो इसकी सच्चाई क्या है इसके पीछे? ये एक ओल्ड बिलीफ है, मतलब काफी टाइम पुराना चलता आ रहा है कि जैसे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे कि आपको सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस और ये कर्ड, बटर मिल्क, ये सब आपको नहीं लेना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन्स को। बट ऐसा कुछ नहीं है कि ये कफ एंड कोल्ड कॉज करेंगे आपके बेबी को, बट ऐसा कुछ नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज कैन हैव सिट्रस फ्रूट्स as they are rich in vitamin C and antioxidant, which will help in development of bones and teeth in the baby, help in providing immunity to the baby. It is also helpful in absorbing of the iron uh, in the body of pregnant women. और जैसे आपने बताया कि जो घर की बुजुर्ग महिला होती है या जो बहुत सारे एक्सपीरियंस होती है वो सलाह देती है, तो एक जो सबसे और बहुत बड़ी बात आती है सामने कि जब भी अगर एक घर की महिला प्रेग्नेंट होती है तो हर तरफ से उन्हें एक सलाह जरूर मिलती है कि केसर का जो है कंजम्पशन जरूर करना चाहिए, उससे जो बच्चा है वो काफी गोरा होगा। तो इससे आप कितना इत्तेफाक रखती है? नहीं, इट डजंट डिपेंड कि आप केसर खाते हैं या नहीं खाते। डजंट डिपेंड, इट विल नॉट अफेक्ट द शेड ऑफ योर बेबी। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक्स कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, लाइक योर मदर एंड फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं। इट इज टोटली जेनेटिक्स
कि आपके जीन्स में क्या आ रहा है, विच विल डिसाइड द शेड ऑफ द बेबी. द केसर, ईटिंग केसर will not affect the shade of the baby. But according to Ayurveda, pregnant ladies are advised to take milk with kesar strands. Kesar have other nutritional benefits, but not the it will provide you fairness. It is antidepressant, helps in boosting your immunity, helps in easy digestion, helps in easy births of the child. Can be consumed, but have no relation with the fairness and the shade of the baby. और कुछ इसी तरह का मिसकॉन्सेप्शन जो है वो नारियल को लेकर है, या फिर कोकोनट वाटर जो नारियल पानी है उससे उसको भी लेकर जुड़ा हुआ है कि इसे भी, इसका भी सेवन प्रेगनेंसी के दौरान करने से बच्चे गोरे होते हैं? नहीं, सेम आंसर कि इट इज टोटली जेनेटिक्स. आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कैसे हैं, will affect the shade of the baby, not the saffron and the coconut affect the shade of the baby. One can और consume saffron on coconut. It has nutritional benefits, but it doesn't relate with the shade of the baby. बिल्कुल. और इस बीच एक ने सवाल किया है कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान चॉकलेट खाना सही होता है? Chocolates can be consumed in the pregnancy, but moderation is the key. Excessive amounts में हर चीजें नुकसान करती है. ये पाया गया है स्टडीज में कि वन शुड, अगर कोई चॉकलेट कंज्यूम करता है तो चॉकलेट इज हेल्पफुल इन मैनेजिंग stress levels in the pregnant woman, as there is so much of hormonal disturbances in the body of the pregnant lady, especially the dark chocolates. One can have dark chocolate, but still the moderation is the key. और आपने डार्क चॉकलेट की बात की तो मुझे इस तरह के सवाल करने में हंसी भी आ रही है कि डार्क चॉकलेट को भी लेकर एक बहुत बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन ये है कि डार्क चॉकलेट खाने से बच्चे का जो रंग है वो डार्क हो जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डार्क चॉकलेट खाने से बच्चे का रंग डार्क हो जाएगा. इट हैज नो रिलेशन विद द शेड ऑफ द बेबी. और कई बार ऐसा होता है कि कॉलीफ्लावर जो होता है उसे खाने की भी सलाह नहीं दी जाती है. क्या वाकई इसके पीछे कोई फैक्ट जुड़ा है, या ये बस ये भी एक तरह का मिसकॉन्सेप्शन है? कॉलीफ्लावर का भी एक मिसकंसेप्शन है कि आपको कॉलीफ्लावर नहीं खानी चाहिए, कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल है. और इसके पीछे भी एक रीजन यही है कि एसिडिटी कॉजिंग होती है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, इसीलिए शायद इसको अवॉइड किया जाता है. बाकी एज सच इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट बेबी को नहीं होता है. अगर प्रेग्नेंट लेडी का डाइजेशन अच्छा है तो वन कैन हैव इट. इफ वन इज हैविंग एसिडिटी एंड हैविंग प्रॉब्लम्स विद ईटिंग क्रूसीफेरस वेजिटेबल, वन शुड अवॉइड इट. और इस बीच सुमित खत्री जी ने सवाल पूछा है कि क्या इस प्रेगनेंसी के दौरान होममेड अचार खाना सही होता है? खा सकते हैं होममेड अचार, बट ध्यान रखिए कि उसमें एक्सेसिव अमाउंट्स में स्पाइसेस ना प्रेजेंट हो और आपके इतना सारा ऑयल प्रेजेंट ना हो. स्टिल आप स्मॉल अमाउंट में, जैसे क्रेविंग्स होती हैं, उस आप उसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है. और इंडिया में जैसे हर घर में देखा जाता है कि सुबह की जो शुरुआत होती है वो चाय के साथ होती है, किसी की कॉफी के साथ होती है. तो मैं कहीं पढ़ रही थी कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा अगर आप टी का सेवन करते हैं तो वो बहुत अच्छा नहीं होता है. आखिर ऐसा क्यों है, और क्या कैफीन के इंटेक को कम करना चाहिए प्रेगनेंसी के समय? हाँ, टी और कॉफी हम ले सकते हैं, बट स्मॉल अमाउंट्स में. लाइक रिकमेंडेड लेवल इज 1 to 2 cups अ डे. अगर हम उससे ज्यादा कंज्यूम करते हैं टी और कॉफी, तो उससे क्या होता है कि टी और कॉफी में कैफीन प्रेजेंट होता है, जो हमारे प्लेसेंटा के थ्रू एम्ब्रियो तक रीच करता है, बेबी तक रीच करता है, विच कैन कॉज हार्मफुल इफेक्ट्स लाइक मिसकैरेजेस, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ. ये सब इफेक्ट्स होते हैं जब हम एक्सेसिव कंज्यूम करते हैं आपकी टी एंड कॉफी. तो इट इज रिकमेंडेड कि अगर आपको पीनी है तो आप 1 to 2 cups अ डे ले सकते हैं, बट नॉट स्टार्ट योर मॉर्निंग विद दैट. यू कैन हैव लेटर इन द डे. और मिल्क का कंजप्शन कितना होना चाहिए, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे बहुत ज्यादा खाना पीना चाहिए. और मैंने ये देखा है कि कुछ लोग सलाह देते हैं कि तुम्हें 3 से 4 गिलास दूध तो पीना ही चाहिए एक दिन में. तो क्या ये सही है? क्योंकि मुझे लगता है कि अधिक मात्रा में कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है. एक्सेसिव अमाउंट्स में ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने बोला कि हर चीज मॉडरेशन में ही आपकी बॉडी के लिए हेल्दी रहती है. अगर हम एक्सेसिव कंज्यूम करेंगे तो वो इफेक्ट ही करेगी. नेक्स्ट डिपेंड करता है कि आपके पूरे दिन में प्रोटीन इंटेक कितना हो रहा है, कि आपके और सोर्सेज के थ्रू प्रोटीन जा रहा है आपकी डाइट में या नहीं जा रहा है, या फिर सिर्फ आप मिल्क पे ही डिपेंडेंट हो अपने प्रोटीन सोर्स को लेकर. तो उसके लिए वो वेरी करता है कि आपका ओवरऑल डाइट क्या है. मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं अपने डाइट में,
कोई ऐसा जिसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी में, बट डिपेंड्स अपॉन द वेट ऑफ द फीमेल, the requirement of the female, the medical conditions of the female, it vary from person to person and it depends on the pregnant lady. और सपना जी ने सवाल किया है कि क्या ग्रीन टी सही होता है प्रेगनेंसी के दौरान पीना? Yes, you can have green tea, but still their recommended level is 1 to 2 cup per day, not more than that. और देखिए मिसकॉन्सेप्शन आज भी कितनी ज्यादा है हमारे देश में। एक ने सवाल किया है कि किसी ने उन्हें बताया कि कैल्शियम ज्यादा खाने से बेटी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैल्शियम और प्रोटीन और आपकी कोई भी ऐसी चीज खाने से बेटी या बेटी का कोई रिलेशन नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स कि फादर की तरफ से कौन सा हार्मोन आपकी क्रोमोसोम आपकी बॉडी तक रीच कर रहा है, will decide it will be a female or a male. It is not dependent on any of the food. जी। और ड्राई फ्रूट्स का कितना सेवन करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? और माना जाता है कि कैशियो का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए क्योंकि कैलोरी का लेवल उससे ज्यादा बढ़ जाता है। See, there's a calorie difference in the 3 trimesters of the pregnancy. In the first trimester, there is as such no increase in the calorie, in the overall calorie of the pregnant lady. In the second trimester, there is around 80 to 120 kilocalorie increase per day. And in the third trimester, there is around 300 to 350 kilocalorie per day. तो जब जितना इंक्रीज हो रहा है हम उस अकॉर्डिंग उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपनी पूरी कैलोरीज नट्स के थ्रू ही दें या फिर किसी और फॉर्म में दें। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बढ़ा रहे हो। तो हम उसका अमाउंट डिफाइन नहीं कर सकते। हम ले सकते हैं हैंडफुल ऑफ नट्स, हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं टू प्रोवाइड अस एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड प्रोटीन। और ये अभी मैंगो का सीजन आ गया है और एक का सवाल भी उसी से जुड़ा हुआ है कि क्या प्रेगनेंसी में मैंगो खाना सही होता है? Yes, you can consume mango or any of the fruits you want. It have no harmful effects to your baby or the pregnant woman. You can have mango, but कई बार क्या होता है कि मैंगो को जैसे हमने कहा है कि उसकी तासीर गर्म होती है, तो कई लोगों को इससे नाक में से नोज में से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अलग अलग तरीके से मतलब कई बार किसी को वॉमिटिंग जैसा फील होता है। तो अगर आपको सूट कर रहा है तो आप ले सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विद 1 स्लाइस और 2 स्लाइस अ डे, नॉट मोर देन दैट। और एक ने सवाल किया कि वाटर कितना कंज्यूम करना चाहिए? हालांकि वाटर का इंटेक तो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए क्योंकि देखा जाता है कि लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी में अगर वाटर का इंटेक कम होता है, बॉडी में कमी हो जाती है, तो मतलब समय से पहले भी या तो बच्चे के जन्म की संभावना उससे बढ़ जाती है। तो इसको लेकर आप क्या सलाह देंगी? वाटर लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है कि अगर एक नॉर्मल वुमेन है और प्रेग्नेंट वुमेन है तो नॉर्मल वाटर लेवल जो होता है ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है, दैट इज 3 to 4 लीटर्स अ डे। एक्चुअली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में कई फीमेल्स को प्रॉब्लम्स आती हैं कि ना उन्हें खाना अच्छा लगता है, ना वो ढंग से खा पाती है, ना ढंग से पी पाती है। तो एक मिनिमम लेवल लाइक आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं 3 to 4 लीटर आपको फुलफिल करने के लिए। यू कैन हैव फ्रूट जूसेस, यू कैन हैव नारियल पानी, यू कैन हैव बटर मिल्क, यू कैन हैव वाटरमेलन। तो उसके थ्रू भी हमारा वाटर कंटेंट और वाटर लेवल जो होता है वो फुलफिल हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ पानी ही पिए, आप उसको किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। और दोस्त हु आर नॉन वेजिटेरियंस और उन्हें बहुत ज्यादा मछली खाना पसंद है, तो कई लोग ये भी सोचते हैं कि शायद प्रेगनेंसी में मछली खाना अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की बात की जाए या सी फूड्स की बात करें तो कितना ज्यादा सही होता है इसका सेवन करना? आपने सुना ही होगा कि सी फूड्स हम प्रेगनेंसी में नहीं कंज्यूम करते क्योंकि उसमें मर्करी सब्सटेंस पाया जाता है विच विल इफेक्ट द बेबी। बट द ट्रुथ बिहाइंड इज कि यू कैन हैव सी फूड्स बट इन द कुक्ड फॉर्म, नॉट इन द रॉ फॉर्म और अनकुक्ड फॉर्म। यू कैन हैव इन द कुक्ड फॉर्म, should be washed properly. Next thing, you should avoid large fishes like tuna and shark, as they have a high mercury level or content in them. You can have seafoods as they are rich in protein and omega 3. What you need to focus on is avoid uncooked or raw seafoods. Next is large fishes आपको avoid करनी है. Otherwise, you can have seafoods as they are rich in omega 3 and protein, which will help in the growth and development of the baby's health. या और एग्स को लेकर भी है कि बहुत लोग सोचते हैं कि एग खाना भी सही नहीं होता है। लेकिन अगर एग्स की इंटेक की बात की जाए तो एक दिन में एक प्रेग्नेंट वुमेन को कितना अंडा खाना चाहिए?
यू कैन स्टार्ट विथ 2 eggs. अगर आप पहले से कंज्यूम कर रहे हैं एग्स और आप न्यू नहीं है इसमें, तो यू कैन हैव 3 to 4 eggs अ डे. लाइक 1 egg हैव अराउंड 6 grams ऑफ प्रोटीन इन इट, 1 whole egg. अगर आपको लग रहा है कि आपको एसिडिटी या फिर कॉन्स्टिपेशन या नॉजिया की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, तो यू कैन हैव एग वाइट्स. यू कैन avoid the yolk. Like you can, if you are having 2 of your eggs, you can have 1 full egg and 1 egg white to fulfill your protein requirement. अगर आप सिर्फ eggs पे rely कर रहे हैं तो आप 3 to 4 eggs ले सकते हैं a day, और otherwise you can have 2 eggs a day. और देखा जाता है घर में जो बुजुर्ग लोग होती है, महिलाएं होती है, वो कहती है कि ज्यादा से ज्यादा घी खाओ. तो क्या ये सही है कि बहुत ज्यादा घी खाओ, पराठे में भी लगा के खाओ, दाल में भी घी डाल के खाओ? तो इसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? जैसा कि मैंने कहा कि स्टार्टिंग में हमें कैलोरीज इंक्रीज करने की नीड नहीं होती है. सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ी बहुत नीड बढ़ती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में यू कैन हैव अराउंड 300 कैलोरीज इंक्रीज इन योर डाइट. घी आप खा सकते हैं, बट एक ऐसा भी मिथ है कि घी विल हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन और विल हेल्प इन easy delivery of the child, but it is a total myth. There is no scientific evidence based on this कि घी will help in lubrication or easy delivery of the child. But ghee has other vitamins, minerals and nutrients present in it, which will help कि baby का brain development में help कर सकता है, digestion level में help कर सकता है, provide you with healthy fatty acids in it. You can have ghee in any form, like you can include, have in your chapati, include in your dals, have halwa. But in the later or the ending stage, like last third trimester, not in the starting stage कि हमें starting से ही खाना शुरू कर देना चाहिए, वो रिलायबल नहीं है और अप्रोप्रिएट नहीं है. और इस बीच एक सवाल और आया है कि क्या प्रेगनेंसी के लास्ट फ्यू डेज में डेट्स खाने से नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलती है? डेट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. अगर क्या होता है कि अगर लास्ट स्टेजेस में अगर आपका आयरन लेवल कम होता है, तो डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, आपको मतलब ब्लड चढ़ाने की जरूरत पड़ती है. डेट्स इसलिए रिकमेंड किए जाते हैं कि आपका आयरन लेवल मेंटेन रहे, और विच विल हेल्प इन इजी डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड. ओके. और मिनिमम प्रेगनेंसी लेवल 12 to 30 mg आपको मेंटेन करके रखना पड़ता है बिफोर डिलीवरी. अगर उससे कम होता है तो विच विल लीड टू सम कॉम्प्लिकेशंस इन द डिलीवरी. और प्रेगनेंसी की शुरुआत में या जब आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही है, उस समय कहा जाता है कि फॉलिक एसिड का अधिक सेवन करना चाहिए. और उसमें सबसे पहला जो मतलब जिस चीज की इमेज सामने आती है फॉलिक एसिड को लेकर, वो है पालक. तो क्या पालक बहुत ज्यादा खाना चाहिए ऐसे? ये एक और मिथ है कि पालक इज रिच इन आयरन और फॉलिक एसिड. क्या? पालक इज रिच इन आयरन एंड फॉलिक एसिड, बट इट इज नॉट एब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर ऑक्सलेट्स इन देम. हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब ही नहीं होता वो आयरन. तो अगर हम कहते हैं कि पालक एक सोर्स है आयरन का, तो एक्चुअली पालक हमारी बॉडी के लिए आयरन का सोर्स नहीं है. पालक में आयरन प्रेजेंट होती है, पर हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब नहीं होती. तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम और इंक्लूड कर सकते हैं टू इंक्रीज द फॉलिक एसिड कंटेंट और द आयरन कंटेंट इन द बॉडी, बट नॉट द स्पिनच. और एक ने सवाल किया है कि क्या नॉन वेजिटेरियन जैसे चिकन, मटन, ये सब खाना सेफ होता है प्रेगनेंसी में? अगर आप घर पे बना के खाते हैं, उसको अच्छे से कुक करके खाते हैं, और ज्यादा स्पाइसेस आप अपने उसमें इंक्लूड नहीं करते, तो यू कैन हैव वीकली वंस और ट्वाइस, नॉट मोर देन दैट. और अगर हम लास्ट में आपसे ये पूछे कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स है जो प्रेगनेंसी में मतलब मस्ट हैव्स होने चाहिए? प्रेगनेंसी में मस्ट हैव्स होने चाहिए. यू कैन इंक्लूड डेट्स, अंजीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. You should have 2 to 3 servings of fruits daily of your choice. You can have a handful of nuts. You can have soaked raisins. You can have 3 to 4 servings of raw vegetables, be in the form of salad or vegetable juice, which will help in the easy digestion or relieve you from the constipation. And you can have high biological proteins like dairy products, eggs, whole pulses you can have in your diet. This is it. और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए? आई मीन टोटली अवॉइड करना चाहिए? One should avoid excessive consumption of tea और coffee, जैसा कि मैंने आपको रीजन दिया कि टी क्या? और कॉफी से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बेबी को. नेक्स्ट इज दी अवॉइड स्मोकिंग, क्विट स्मोकिंग. थर्ड इज अवॉइड एल्कोहल कंजम्पशन. नेक्स्ट इज आपको बाहर का पैकेज फूड जो आता है, टोटली अवॉइड द पैकेज फूड.
सब कुछ है जो घर में बनाओ, बाहर का जंक फूड आपको नहीं खाना है, प्रोसेस फूड्स आपको अवॉइड करना है. व्हाट माय सजेशन इज, अगर आपको जंक फूड खाना है, अगर यू आर क्रेविंग फॉर इट, गो मेक इट इन अ होम, मतलब फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो. कल का खाना आज नहीं खाना, और बचा हुआ खाना अगले दिन तक कंटिन्यू नहीं करना. फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स यू कैन गो फॉर. और एक ने सवाल किया है कि गोंद के जो लड्डू बनते हैं वो कितने सही होते हैं प्रेगनेंसी में खाने के लिए? पोस्ट प्रेगनेंसी हम गोंद के लड्डू रिकमेंड करते हैं, विच विल हेल्प इन दी लैक्टेशन एज द बेबी, एज द मदर इज फीडिंग द बेबी. जो गोंद के लड्डू होते हैं वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, तो हम उसको पोस्ट प्रेगनेंसी रिकमेंड करते हैं. जीरा, सौंफ, दीज आर गैलेक्टोगोग्स विच विल हेल्प इन द मिल्क प्रोडक्शन फॉर द बेबी. और एक और फॉलोअर ने सवाल किया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगी, किन चीज़ों को खाने से नॉर्मल डिलीवरी के जो चांसेस है वो बढ़ते हैं? नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको फर्स्ट इज बैलेंस डाइट उतनी होनी चाहिए, आपकी मील बैलेंस्ड होनी चाहिए. नेक्स्ट इज यू शुड हैव गो थ्रू एक्सरसाइज रूटीन्स. लाइक कई लोग होते हैं कि प्रेगनेंसी में टोटली अवॉइड करते हैं मूवमेंट, बट वन शुड मूव एंड एक्सरसाइज. नेक्स्ट इज have good proteins, have your iron rich foods, zinc should be there in your diet, calcium should be there. मतलब all nutrients are required for growth of the baby, and to replenish the stores of the mother, one should have balanced meals and all type of nutrients, vitamins and minerals. और अगर हम स्केड्यूल की बात की जाए तो किस समय वो जो रूटीन होगा पूरे दिन का कैसा होना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन का? प्रेग्नेंट वुमेन कैन स्टार्ट लाइक, अगर आप 7 बजे उठ रहे हैं, हम अर्ली मॉर्निंग अगर हम बात करें, तो वन शुड हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर विद सोक्ड नट्स और रेजन्स. Soaked nuts will help in providing satiety, and raisins will help in maintaining the iron level of the woman. Then one can go for exercising like half an hour to 45 minutes a day. फिर हम ब्रेकफास्ट पे आते हैं अराउंड 9 बजे. मतलब अगर हम प्रेगनेंसी में बात करें तो हमें एक बार में भरपेट ना खाकर स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि डाइजेशन इजी हो जाएगा, उनको नॉजिया और वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ब्रेकफास्ट पे आते हैं, वन कैन हैव वन बोल ऑफ वेजिटेबल पोहा विद कर्ड, और हैव अ पनीर सैंडविच, वेजिटेबल दलिया विद कर्ड, बेसन पालक चीला, anything they want or the craving for. नेक्स्ट हम आते हैं मिड मॉर्निंग में अराउंड 2 बजे, 2 घंटे के बाद 11 o'clock पे वन कैन हैव 1 glass of fruit juice और fruit shake. नेक्स्ट वी कम टू लंच अराउंड 1 बजे के आसपास. लंच में स्टार्टिंग हम स्टार्ट करेंगे सैलेड से हमेशा. सैलेड कैन बी एनी सैलेड यू वांट, लाइक यू कैन हैव बीटरूट सैलेड, यू कैन हैव स्प्राउट सैलेड, यू कैन हैव मूंग बीन सैलेड, एनी सैलेड यू वांट. अगर आप बीटरूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो विच विल हेल्प इन एजिंग प्रोसेस ऑफ द वुमेन, और हेल्प मेंटेनिंग द आयरन लेवल्स, हेल्प विल स्किन ग्लो, इस सब में हेल्प करेगा. नेक्स्ट एक बोल दाल आपकी डाइट में जरूर होनी चाहिए, कोई सी भी दाल हो सकती है. आई विल रिकमेंड होल पल्सेस. नेक्स्ट इज 1 bowl of seasonal vegetables. Seasonal vegetable prefer going for greens as they are rich in iron. Next we come to 1 bowl curd, raita or buttermilk. Next is chapati. Rice is optional. If you want to take, you can have it. Otherwise, that's okay. फिर हम आते हैं इवनिंग टी में. इवनिंग टी में यू कैन हैव योर ग्रीन टी, योर टी, योर कॉफी विथ रोस्टेड चना और रोस्टेड सीड्स, और यू कैन हैव मल्टीग्रेन बिस्किट्स टू. फिर उसके 2 घंटे बाद अराउंड 6 बजे के आसपास हम आते हैं, तो 6 बजे यू कैन हैव 1 bowl of vegetable sprouts. You can have paneer sandwich. You can go for vegetable soups. Else you can have yogurt with fruits. ये सब ऑप्शंस हैं आपके पास, आप ये भी ले सकते हैं. नेक्स्ट हम आते हैं डिनर पे, जो कि होगा 8 बजे के आसपास. डिनर कैन बी सेम एज लंच, बट हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये है कि दिन का बना हुआ खाना हमें रात को रिपीट नहीं करना, रात का बना हुआ खाना हमें अगले दिन नहीं खाना, जो भी खाना है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना है. ठीक है. नेक्स्ट हम आते हैं बेड टाइम पे अराउंड 10 साढ़े 10 बजे के आसपास. यू कैन हैव योर मिल्क with kesar strands, as we discussed the nutritional properties of kesars earlier. You can have kesar with that, or you can include with dates or anjeer in the milk too.
और रिया ने सवाल किया है कि क्या जैसे हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स खाते हैं तो स्पाइसी खाना सही होता है प्रेगनेंसी में? सी डिपेंड्स, अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है तो यू कैन हैव इट। अगर आप शुरू से, मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी जिस चीज से अडेप्टेड है हम उस पे जाना प्रेफर करते हैं। अगर आप शुरू से स्पाइसी फूड खाते आ रहे हैं और अब भी कंज्यूम कर रहे हैं और आपकी बॉडी को कोई इससे मतलब कोई साइड इफेक्ट्स या फिर कोई इफेक्ट्स बॉडी शो नहीं कर रही, तो यू कैन हैव इट। इफ अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी इफेक्ट शो कर रही है, कि आपको प्रॉब्लम्स होने लग गई, एसिडिक फील कर रहे हो, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो यू कैन अवॉइड spicy foods. और एक लास्ट सवाल ले लेती हूँ, हालांकि इसमें हमने पहले भी बात किया है कि लोग प्रेगनेंसी में अक्सर घर वाले कहते हैं कि अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा खाओ, क्योंकि एक तुम हो और एक तुम्हारे अंदर पल रहा बच्चा है, तो इसे किस तरह से आप समझाने की कोशिश करेंगी? ये भी एक टोटली मिथ है कि हमें 2 जनों के हिसाब से खाना चाहिए, एक तो मदर को खुद के लिए और एक बेबी के लिए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में हमें, मतलब स्टार्टिंग के 3 महीने में हमें जरूरत नहीं होती कि हम अपना कैलोरी इंटेक बढ़ाएं। जितनी हमारी नॉर्मल डाइट चल रही होती है, बैलेंस डाइट चल रही होती है, हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स हमें अपनी कैलोरीज अराउंड 80 to 120 किलो कैलोरीज पर डे हमें इंक्रीज करनी होती है, विच कैन बी मेट बाय अ बोल ऑफ योगर्ट विथ फ्रूट्स। तो ज्यादा कुछ इंक्रीज करने की हमें नीड नहीं है। नेक्स्ट वीक हम इन द लास्ट 3 ट्राइमेस्टर्स यहाँ पे हम 300 कैलोरीज तक इंक्रीज करते हैं। स्टिल हम 2 जनों के हिसाब से नहीं खा रहे होते हैं, हम 1 जने के हिसाब से खा रहे होते हैं। देयर इज अ 300 किलो कैलोरीज इंक्रीज इन द डाइट, नॉट अ टोटल ऑफ 2 बट ओनली 1 विथ इंक्रीज ऑफ 300 किलो कैलोरीज, नॉट मोर देन दैट। बिल्कुल। और अंत में आप हमारे तमाम जो फॉलोअर्स, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी, क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगी? मिथ्स तो मतलब जैसे कि आप लोग मिथ्स फॉलो करते हो तो गो फॉर अ रिसर्च, आस्क फॉर द डॉक्टर्स, आस्क फॉर द डाइटिशियंस कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता। गो फॉर रिसर्चेस, मतलब गूगल पे आजकल आपको सब मिलता है, तो हैव अ लुक ऑन दिस कि इट इज रियली हेल्पफुल और इट इज अ मिथ। नेक्स्ट, हैव योर बैलेंस्ड मील्स, go for not eating a meal at a time, go for a frequent meals, like follow a 2 hourly pattern, हर 2-2 घंटे में small amount में थोड़ा थोड़ा कुछ खाना है। Next, you can have your high biological proteins. Proteins are a major part as it will help in the growth and development of the baby as well as the mother. Next, you can include 3 to 4 servings of vegetables daily in your diet. Include 2 to 3 servings of fruits daily in your diet. Next is drink your water in any form, be it fruit juices, buttermilk, coconut water, anything you want. Next is avoid excessive consumption of tea or coffee. Go for a walk, do your exercise, do your stretching. Next is avoid alcohol consumption and quit smoking. That's it from my part. ओके, थैंक यू सो मच दिशा, बहुत अच्छे से आपने बताया और मुझे लगता है जितने भी मिथ्स हैं वो आज पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ जुड़ी थी उन्होंने बताया कि आपको क्या कुछ खाना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए टोटली, और क्यों जरूरी है कि हम सब कुछ सीमित मात्रा में खाएं। अगर बहुत ज्यादा अधिक किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर उसे लेकर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए जो भी खाइए एक सीमित मात्रा में खाइए, वो किसी भी तरह से नुकसानदेह आपके लिए नहीं होगा। तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद ज़ेल्दी। थैंक यू सो मच।